नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरें मध्य प्रदेश की, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वे मारते मारते शहीद हुए। साथ ही पीएम ने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता, इसमें किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। तो शहीद जवानों को पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि भारत की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, किसी को भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। तो कुछ बड़ी बातें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब चर्चा की तो इस दौरान उन्होंने जवानों के बलिदानों को याद किया और उन्होंने सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन और भारत के बीच हुए विवाद में रीवा का लाल दीपक सिंह शहीद हो गया। जैसे ही इसकी सूचना रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र के फरीदा गांव में पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई। दीपक की पत्नी एवं मां का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे ग्रामवासी दुखी हैं। तो आप जिस तस्वीर में जिस नौजवान को देख रहे हैं, उनका नाम दीपक है। चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए इनको ये शहीद हो गए हैं और इसके चलते आसपास के तमाम गांव के लोग शोक में डूबे हुए हैं। मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। 23 नवंबर में शादी के बाद में ये चले गए थे। बीच में अभी फरवरी में 14 फरवरी के आसपास ये आए थे अभी, और 14 फरवरी के आसपास अपना ये खत्म करके ड्यूटी निकल गए थे, चले गए थे। इनकी जो ड्यूटी लगी थी वो लेह लद्दाख में लगी हुई थी और लेह लद्दाख में अभी कल शाम को 10:30 बजे की घटना हो। 10:30 बजे इनके यूनिट से, इनके रेजिमेंट से कॉल आया रात को कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। जो हुई तो 15 रोज माऊ चिंता न कर, पैसा नाम का कौनो बात हुई तो हम कौआ कर, हम सब पठवाओ पापा, मैं बुआ के तकलीफ न हो लाला। तई बात के हिंद दुरई का कहीं क्यों का कौना बात के तकलीफ न हो, बुआ का कौना बात का तकलीफ न हो। मो लाला मोरी लाला अब क्या करा मेरे। अभी हाल में ही शादी, नवंबर में शादी हुई थी उनकी। अभी बोल रहे थे कि हम लोग वहाँ विदेश जाने वाले हैं, तो इसीलिए शादी कर दिए जल्दी में। तो फिर उनका तो रुक गया क्योंकि उनके अभी सीनियर नहीं गए हुए थे, तो बोले कि अभी सीनियर जाएंगे उसके बाद जूनियर का नंबर लगेगा। बहुत अच्छा स्वभाव था, किसी का दिल नहीं दुखाते थे वो। तो
वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वीर शहीद के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। वीरों की इस मिट्टी पर हम अभिमान करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट है जहां उन्होंने लिखा, ऐ मेरे वतन के शेर, तेरे जाने से चित्कार रहा, तेरे लहू के हर कतरे तेरी शहादत को सलाम करते हैं। तो साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर रीवा के वीर सपूत को नमन किया। कमलनाथ ने लिखा कि चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी है। ऐसे वीर सपूत की शहादत को नमन है। दुख की इस घड़ी में हम सभी जवान के परिवार के साथ हैं। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत पर पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है। जबलपुर में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान की होली जलाकर अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका और यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने देशवासियों से चीनी सामान के बहिष्कार की भी अपील की है। आज हम लोगों ने चीनी निर्मित वस्तुओं का यहाँ पर होली जलाकर उसका विरोध किया है, उस घटना का विरोध किया है और सभी से यही आग्रह करते हैं कि अब यह समय आ चुका है जब हम सभी को चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो कोरोना को लेकर पीएम मोदी एक्शन में हैं। पीएम ने आज दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि सरकार ने सही समय पर सही फैसले लिए जिससे हालात को नियंत्रण से बाहर जाने से रोका गया। साथ ही पीएम ने बताया कि अब देश भर में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। फिर भी हर देशवासी के संयम, अनेक जगहों पर प्रशासन की तत्परता और हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर उठाए गए सही कदमों के कारण हम सभी इस बड़े खतरे का मुकाबला कर पाए हैं। आज पूरे देश में कोरोना की 900 से ज्यादा टेस्टिंग लैब है, लाखों कोविड स्पेशल बेड है, हमारे क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर्स हैं और पेशेंट्स की सुविधा के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई भी है। के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और उन्होंने ये भी बोला कि अब देश भर में पर्याप्त सुविधाएं हैं। एक्शन प्लान की बात उन्होंने कही। आपसे विस्तार से जानेंगे एक्शन प्लान के बारे में। शरद, बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। सभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है और उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में कहा है। 2-3 बातें जो अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि दरअसल इस जो कोरोना महामारी है उसके बाद में आर्थिक जो स्थितियां हैं उनको बेहतर करने के लिए भी अब काम करना होगा राज्यों को। उन्होंने ये भी कहा कि युवा जो वॉलंटियर्स हैं जो स्वेच्छा से काम कर सकें कोरोना की महामारी को रोकने के लिए, ऐसे वॉलंटियर्स को अब आगे आना होगा और राज्यों को इनको बढ़ावा देने के लिए और उनको और जिम्मेदारी देने पर भी काम करना होगा। ये 2 बातें कहेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी एक बात जो प्रधानमंत्री की ओर से विशेष तौर पर कही गई है वो है मध्य प्रदेश की ओर से जो बात रखी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए थे और उनकी ओर से ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश ने किस तरीके से जो रिकवरी रेट है उसको बेहतर करने पर काम किया है और उसको बेहतर किया है। मध्य प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो देश में दूसरे जो राज्य हैं उनसे बेहतर है और दूसरे नंबर पर रिकवरी रेट के मामले में मध्य प्रदेश है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मध्य प्रदेश की ओर से ये बताया गया है प्रधानमंत्री को कि रोजाना की जो टेस्टिंग की क्षमता है वो प्रदेश की करीब 6000 तक पहुंच गई है और साथ ही साथ में जो ऐप बनाया गया है डिजिटली लोगों को जागरूक करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस जो कोरोना की रोकथाम है उसको करने के लिए। एक और जो बात मुख्यमंत्री जी
जी बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से एक्शन प्लान की जानकारी और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में कोरोना के क्या हालात हैं और किस तरीके से आगे का पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और अब बात बीजेपी के मिशन राज्यसभा की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पहुंचे भोपाल। नरेंद्र सिंह तोमर, विनय सहस्त्रबुद्धे, बीजे पांडा भी भोपाल पहुंचे और बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होने ये सभी भोपाल आए हुए हैं। तो कल शाम 6 बजे बैठक होगी, विधायक दल की बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरीके से आगे काम करना है, तमाम विधायक इस बैठक में शामिल होंगे जिन्हें राज्यसभा चुनावों को लेकर ट्रेनिंग दी जानी है। राज्यसभा चुनाव जल्द ही हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होने वाली है, तमाम दिग्गज दिल्ली से भी भोपाल पहुंचे हैं, पूरी जानकारी, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल रेनू, देखिए 19 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है। 3 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से 2-2 उम्मीदवार मैदान में खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर है कि जो पहली बार पार्टी में चुनकर विधायक आए, उनको इस बात की जानकारी दी जाए कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग की जाना है। और इसी को लेकर प्रशिक्षण जो है विधायकों को दिया जाएगा। जो नए विधायक है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से उनको वोटिंग करनी है, ताकि बीजेपी के किसी विधायक का वोट जाया ना जाए। हालांकि यदि संख्या गणित के हिसाब से देखें तो बीजेपी 3 सीटों में से 2 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी चाहती है कि विधान सभा में जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो उस दौरान पार्टी पूरी तरीके से एकजुट दिखाई दे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कितने विधायक वोट डालेंगे और उसके बाद सुमेर सिंह सोलंकी के लिए कितने विधायक वोट डालेंगे, इसको लेकर संख्या का गणित बिठा लिया गया। और अब विधायकों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के दौरान उनको वोटिंग करनी है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो कल ये बैठक होने वाली है जिसमें तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी मिशन राज्यसभा के लिए। साथ ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह और कुणाल चौधरी नहीं पहुंचे और कांग्रेस ने सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों को भी शामिल होने की बात कही थी, लेकिन इन विधायकों ने भी कांग्रेस की बैठक से दूरी बना रखी। आपको बता दें कि इसके पहले जब भी बैठक होती थी बसपा, सपा, निर्दलीय विधायक भी बैठक में शामिल होते थे, लेकिन इस बार जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें बसपा, सपा और निर्दलीय विधायक नहीं रहे। को जिताने के हम लोग पहल कर रहे हैं, तो निश्चित ही जीतेंगे। पहल आप कर रहे हैं, लेकिन एक नामी चेहरा है, दलितों का चेहरा है, कुलदीप बनैया। हाँ, दलितों हमारा, इसलिए तो दलितों को मैंने टिकट दी, बीजेपी कभी दलितों को देती थी। नए विधायक काफी चुन के इस बार आए हैं। प्रक्रिया कैसे होती, निर्वाचन कैसा होता है, किस तरह से हमको आगे साथ में रहना है, उसके संबंध में बैठक थी। सबकी प्रक्रिया है पूरी राज्यसभा वोटिंग, उसके बारे में चर्चा हुई। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस के महामंत्री श्री मुकुल वासनिक जी ने पूरी प्रक्रिया बताई और विशेषकर जो पहले बार के विधायक हैं जिन्होंने पहले वोट नहीं किया है उनको जो पूरी प्रक्रिया समझाई गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का हर एक विधायक और साथ में जिन विधायकों ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था, सब मिलकर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताएंगे। प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा के 3 सीटों पर होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता हाईकोर्ट में चुनाव को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, जिनके विधायक न होने पर यहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। जबकि इस मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है, जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। कोर्ट ने विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हुए प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन को स्वीकार करते हुए जो हमारी प्रारंभिक आपत्ति थी कि अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 80 की अगर कोजॉइंट रीडिंग की जाए, ऐसे में यह याचिका स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि इलेक्शन नोटिफिकेशन हो चुका है और प्रक्रिया में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने इस रीजनिंग को मानते हुए ये याचिका खारिज की है। अब 19 तारीख को जो राज्यसभा के चुनाव है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है।
पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दी आंदोलन की चेतावनी। पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा। पेट्रोल डीजल पर लगाए गए सेस को घटाने की मांग की गई है। पत्र के माध्यम से केंद्र से भी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की गई है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की है, वरना चेतावनी भी दी है कि वो आंदोलन करेंगे। तो पत्र के माध्यम से पेट्रोल डीजल पर लगाए गए सेस को घटाने की मांग की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत दी। यह शिकायत एक फेक वीडियो ट्वीट करने के आरोप में दी गई है। शिकायत में राहुल गांधी के वीडियो को एडिटेड करने का आरोप है। वहीं बीजेपी ने मामले पर पलटवार किया है। हमारे मन को अच्छा लगता कि अगर वो किसानों के साथ 2 लाख रुपए का और ज्यादा मन को अच्छा लगता कि बेरोजगारी भत्ता देने का नौजवान को जो धोखा दिया गया, उस धोखे की एफआईआर कराते। दिग्विजय सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि वो थाने गए, कुछ दिन बाद जेल भी पहुंच जाएंगे। इस बात को समझ लेना चाहिए राजा दिग्विजय सिंह को कि वो राजा का मुगालता पद छोड़ देना चाहिए। अब वो जनता की अदालत में है और जनता की अदालत में बोले जाने वाला झूठ भी अपराध की श्रेणी में आता है। ग्वालियर में कांग्रेस ने महल के गेट पर रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर पोस्टर लगाकर श्रद्धांजलि दी। वहीं बलिदान दिवस पर सिंधिया के पवैया के पोस्टर से गायब होने को लेकर निशाना साधा। पोस्टर में पीएम मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और सांसद शेजवलकर के पोस्टर लगे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो पोस्टर से गायब है। तो इधर उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से वीडियो वॉर शुरू हो गया है। ताजा वीडियो वॉर में कांग्रेस ने फिल्म मणिकर्णिका के सीन के जरिए सिंधिया परिवार पर हमला बोला और कमलनाथ को फिर से सत्ता का असली हकदार बताया है। सिंधिया राजद्रोही, कायर। लक्ष्मी बहन, मेरे खिलाफ कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कौन कहता कि मैं अंग्रेजों की तरफ हूं? आप चाहो तो मेरा किला रख लो। जब तक ये दंगे खत्म नहीं होते मैं लंदन चला जाता हूं। मातृभूमि यानी कि मां, जो अपनी मां का सौदा कर ले, वो मर चुका है और मैं मुर्दों पर तलवार नहीं उठाती। निकल जाए यहां से। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, सारे रजवाड़ों को संदेश लिखा जाए कि ग्वालियर में फिर से स्वराज्य होगा, स्वधर्म होगा। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर, जहां देश में अब नहीं लगेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर पीएम के साथ सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें देश में अब नहीं लगेगा लॉकडाउन। पीएम मोदी ने राज्यों के सीएम से कहा, अब लॉकडाउन नहीं, अनलॉक के बारे में सोचना है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एमपी का एक्शन प्लान, एमपी में कोरोना की रिकवरी रेट सबसे अच्छी, कोरोना की टेस्टिंग क्षमता को 6000 तक बढ़ाया गया, आर्थिक गतिविधियों को किया जा रहा है तेज। तो वहीं कोरोना को लेकर पीएम के साथ सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये तमाम बातें की जानकारी दी गई है। तो वहीं प्रदेश में सामने आए 77 कोरोना के नए मामले, जहां भोपाल में 50, नीमच में 17, होशंगाबाद में 3 नए केस देखे गए हैं। और इसी तरीके से राजगढ़ में 2, बड़वानी में 1, धार में 1, हरदा में 2 मामले सामने आए हैं। एमपी में कुल 11,200 कोरोना के केस हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना से 466 लोगों की मौत हो चुकी है।
मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में डिग्री के नाम पर हुए फर्जीवाड़े ने व्यापम जैसे मामले की याद को ताजा कर दिया। इस फर्जीवाड़े में विश्वविद्यालय के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विशाल भार्गव ने एमडीएस के 24 अपात्र छात्रों को मार्कशीट के साथ साथ प्रोविजनल डिग्री दे दी, जबकि उन्हें एएफआरसी ने अपात्र घोषित करते हुए परीक्षा निरस्त कर दी थी। तो वहीं 22 जून से वन विहार में वन्य प्राणियों के दीदार हो सकेंगे, क्योंकि 22 जून से वन विहार खुलेगा। कोरोना के संकट में पर्यटकों को गाइडलाइन का पालन करना होगा, मास्क लगाना जरूरी होगा और साथ ही लोगों को थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। साथ ही 10 साल से कम और 66 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वन विहार में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक लोगों को प्रवेश मिलेगा। भोपाल में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से तरबतर हुआ भोपाल शहर। तो वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।